नमस्कार। केडी क्लासेस की भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल दुबे और हम प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे थे। प्राचीन भारत का पहला चैप्टर पाषाण काल, उसकी हमने शुरुआत करी थी, जिसके अंतर्गत हमने पुरा पाषाण काल का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि पुरा पाषाण काल को जलवायु के परिवर्तन और मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए उपकरणों के परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है, इतिहास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कालखंड है। इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम उच्च पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल को कंपेयर करें तो उच्च पाषाण काल के बाद बहुत सारे परिवर्तन किसमें देखने को मिलेंगे, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में जिन भी चीज़ों की शुरुआत होगी उनका जो विकास होगा वो नव पाषाण काल की शुरुआत में होगा। तो अगर हम देखें तो नव पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के जो बीच का हिस्सा है वो कौन सा है, मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर उच्च पुरा पाषाण काल के परिवर्तन जो होते हैं वो किस में आते हैं, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में नई नई चीज़ों की शुरुआत होती है, जैसे पशुपालन, आग का प्रयोग, ठीक है, समाधान या समाधियाँ बनना। और इनका जो परिवर्तन है ये हमें किस में देखने को मिलता है, नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से मध्य पाषाण काल जो है उच्च पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का हिस्सा है, इसलिए इसे संक्रमण काल भी माना गया है। तो चलिए देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आए। मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में से बोलते हैं मीजोलिथिक एज। क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक एज के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका कालखंड अगर हम देखें तो 10,000 BC से, यानी ईसा पूर्व से 8,000 BC तक है। यानी लगभग 2000 वर्ष का जो कालखंड है उस कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पूछा जाए तो इसका टाइम पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC, ये मानक किताब के अनुसार है। वैसे तो अलग अलग किताबों में इसकी टाइमलाइन जो होती है वो अलग अलग दी जाती है और आपको कालखंड को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वही टाइम पीरियड लिखा गया है जो मानक किताब में दिया गया है, या ज़्यादा इतिहासकार जिसका समर्थन करते हैं। कितना है, 10,000 BC से लेकर 8,000 BC। अब मध्य पाषाण काल के जनक या खोजकर्ता की बात कर लेते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है इसके जनक या खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले 1867 में CL कार्लाइल, क्या लिखा है, CL कार्लाइल महोदय के द्वारा विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसकी खोज की गई, लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई। यानी यहाँ पर पत्थर के छोटे छोटे उपकरण या औजार मिले हैं। और कहाँ पर मिले, विंध्य पर्वत क्षेत्र में मिले हैं। और इनकी खोज जो है वो CL कार्लाइल महोदय के द्वारा 1867 में की गई थी। इस कारण CL कार्लाइल महोदय जी को मध्य पाषाण काल का जनक या खोजकर्ता कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल का जनक या खोजकर्ता किसे कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, तो CL कार्लाइल महोदय के द्वारा 1867 में 1867 में विंध्य पर्वत क्षेत्र में। अब ये कहाँ पर मिले हैं,
कौन कौन से उपकरण मिले हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने जब उच्च पुरा पाषाण काल देखा था तो हमने देखा था कि पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते जो पत्थरों के उपकरण हैं वो कैसे हो गए, छोटे हो गए, यानी कि लघु हो गए हैं। तो अभी यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया गया या इनके आकार में किस तरीके से परिवर्तन आ गया, या उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दौरान जो उपकरण थे उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ पत्थर लिख लेते हैं कि कौन से पत्थर के उपकरण बनाए गए और दूसरी तरफ कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो वहाँ पर क्वार्टजाइट, क्या लिखा है, क्वार्टजाइट सबसे पहले हमने देखा था। निम्न पुरा पाषाण काल, वहाँ पर हमने देखा था क्वार्टजाइट पत्थर और उसके कोर के या पेबल संस्कृति, ठीक है। तो क्वार्टजाइट के साथ चर्ट के साथ जेस्पर के साथ फ्लिंट, पत्थरों के उपकरण बनाए जाते थे। किस किस के, क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल किस में किया गया है, ये पुरा पाषाण काल के दौरान किया गया। और इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो मध्य पाषाण काल में भी किया गया है, लेकिन इन पत्थरों के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर पहला जो पत्थर आएगा उसका नाम होगा कार्नेलियन, क्या नाम है, कार्नेलियन, फिर कैल्सीडोनी, दूसरे पत्थर का नाम है कैल्सीडोनी, तीसरा जो पत्थर है चालसिडनी, क्या है, चालसिडनी, और चौथा अर्गेट, ठीक है। तो यहाँ पर कार्नेलियन, कैल्सीडोनी, चालसिडनी और अर्गेट पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। यानी अब जो उपकरण बन रहे हैं वो क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट पत्थरों के तो बन ही रहे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ नए पत्थरों के भी उपकरण बनाए जा रहे हैं। पत्थर कौन से, कार्नेलियन, कैल्सीडोनी, चालसिडनी और अर्गेट। तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल आते आते इन पत्थरों का उपयोग जो है वो कम हो गया है और बहुतायत में जो उपकरण बन रहे हैं वो कार्नेलियन, कैल्सीडोनी, चालसिडनी और अर्गेट पत्थरों के बन रहे हैं। अब उपकरणों की बात कर लेते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान जो हमने उपकरण देखे थे वो कौन से थे, चॉपर, चॉपिंग, ठीक, फिर बिदारणी जिसे हमने क्लीवर बोला था, ठीक है। साथ ही साथ यहीं पर देखें बेधनी यानी कि पॉइंट, बेधनी के बाद तक्षणी, ब्यूरिन, ठीक है, खुरचनी यानी कि स्क्रैपर। इनके साथ साथ अब यहाँ पर कुछ नए उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगेगा। इसका कारण क्या है कि जैसे ही उच्च पुरा पाषाण काल की समाप्ति होती है और जीव जंतुओं के आकार में परिवर्तन आता है, उनकी नई प्रजातियों, नई किस्मों की शुरुआत होती है, उनका उदय होता है, तो जीवों का आकार घटने लगता है और जीवों के आकार में परिवर्तन होने के कारण उनके मारने, उनके शिकार करने के तरीके में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। परिणाम स्वरूप ये जो जानवरों के शिकार करने के लिए औजारों का उपकरण किया जा रहा था, इसमें भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो चॉपर, चॉपिंग, बिदारणी, बेधनी, तक्षणी, खुरचनी यानी चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, इन सब का तो प्रयोग हो ही रहा है। इनके साथ साथ त्रिभुज, त्रिभुज के बाद समलंब, समलंब के बाद नव चंद्राकार, ये तीन नए उपकरण जो होते हैं ये किस दौरान उपयोग में आते हैं, मध्य पाषाण काल के दौरान। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, पहला क्या है, त्रिभुज, दूसरा है समलंब, तीसरा है नव चंद्राकार, ठीक है। तो नव चंद्राकार, अब ये जो उपकरण होंगे किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हमने मध्य पाषाण काल की बेसिक चीज़ें समझी। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें उच्च पुरा पाषाण काल से कौन कौन से परिवर्तन आए हैं
और ये जो मध्य पाषाण काल के परिवर्तन हैं ये किसकी शुरुआत में देखने को मिलेंगे, नव पाषाण काल की शुरुआत में देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बीच का हिस्सा है, इसलिए इसे एक संक्रमण काल माना गया है। इसकी खोज या इसके जन्मदाता या जनक किसको माना गया, सीएल कार्लाइल महोदय को, क्योंकि सीएल कार्लाइल महोदय के द्वारा 1867 में विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी। और लघु पाषाण यानी कि आकार कैसा हो रहा है, छोटा, तो क्या क्या परिवर्तन आए, तो यहाँ पर पत्थरों का परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले क्वार्टजाइट, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट पत्थरों का के उपकरण बनाए जा रहे थे। मध्य पाषाण काल में कार्निनियन, कैल्सिडोनी, चालसिडनी और अर्गेट पत्थरों के उपकरण बनाए जाते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो चॉपर, चॉपिंग, या पाषाण काल की बात करें तो चॉपर, चॉपिंग, बिदारणी, बेधनी, तक्षणी, खुरचनी, इन हथियारों का प्रयोग हो रहा था। और इनके साथ साथ मध्य पाषाण काल के दौरान कुछ नए हथियारों का प्रयोग होने लगता है। वो कौन से होते हैं, त्रिभुज, समलंब और नवचंद्राकार। चलिए अब थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे कनेक्ट हमें करना पड़ेगा उच्च पुरा पाषाण काल से। तो जो उच्च पुरा पाषाण काल था, तो हमने देखा था कि उच्च पुरा पाषाण काल आते आते जो 4 हिमयुग थे उनकी समाप्ति हो जाती है। तो इसकी खास बात क्या थी, यहाँ पर हिमयुग की क्या होती है, समाप्ति होती है। और जैसे ही हिमयुग की यहाँ पर समाप्ति होती है, वैसे ही यहाँ पर हमने देखा था कि क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। अब जलवायु में परिवर्तन होता है तो हिमयुग की समाप्ति होगी, यानी तापमान में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। अब जैसे ही तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब गर्मी, सूखा आदि चीज़ें इनकी क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और इससे हम क्या मानेंगे, पारिस्थितिकी परिवर्तन। तो इससे कहा जाएगा कि क्या हुआ, पारिस्थितिकी में परिवर्तन देखने को मिला। तो उच्च पुरा पाषाण काल की शुरुआत तक हिमयुग की समाप्ति हो गई, या जलवायु में परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, जिससे गर्मी, सूखा जैसी चीज़ें पड़ने लगी और इसे पारिस्थितिकी परिवर्तन माना गया। अब जब पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुआ तो जो जीव जंतु थे और वनस्पति थे, वनस्पतियों की नई किस्मों या प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। और जब इनकी उत्पत्ति हुई तो उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान जो जानवर होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, उनका आकार कैसा होता था, बड़ा होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में नए नए जीव जंतु और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई जिनका आकार उच्च पुरा पाषाण काल की अपेक्षा में कैसा होता था, छोटा होता था। तो यहाँ पर छोटे आकार के जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और जब छोटे आकार के जीवों की उत्पत्ति हुई तो पहले बड़े, इसके पहले हमने देखा था उच्च पुरा पाषाण काल में कैसे थे, बड़े जानवर थे। तो बड़े जानवर के लिए बड़े हथियार बनाते थे। वो क्या करते थे कि पत्थर होता था, पत्थर को उसको पटक देते थे या बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर मारते थे। अब यहाँ पर जीव कैसे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, तो दूर से मारने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो कहीं ना कहीं किसमें परिवर्तन आ जाएगा, उपकरणों में। जो शिकार करने के तरीके हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी कारण उपकरणों में भी क्या आ जाता है, बदलाव आता है। और यहाँ पर हमने बोला था कि छोटे उपकरणों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाने लगता है। और जब छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगता है, यानी जो उपकरण होते हैं उनकी अगर हम लंबाई देखें तो इनकी जो लंबाई होती है वो मात्र 1 से 8 सेंटीमीटर ही होती है। यानी ये उपकरण ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें 1 से 8 सेंटीमीटर, तो लगभग इतना बड़ा जो होगा वो क्या होगा, हथियार होगा, उपकरण होगा। तो ज़्यादा बड़े उपकरण नहीं थे, छोटे छोटे उपकरणों की शुरुआत हुई जिनकी मारक क्षमता कैसी थी, ज़्यादा थी, जो फेंक के मारे जा सकते थे। तो इस तरीके के उपकरणों की यहाँ पर क्या हुई, शुरुआत हुई। और इस कारण
जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसे माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है या माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा काल है जिसे माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है तो कौन सा आ जाएगा? मध्य पाषाण काल। या किस इतिहास के किस कालखंड के दौरान छोटे छोटे हथियारों का या उपकरणों का या औजारों का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया, तो वो कौन सा काल होगा? मध्य पाषाण काल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और इसको आपको अंडरलाइन भी करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। पूछ लिया जाता है कि माइक्रोलिथिक एज किसे माना गया है, तो मीजोलिथिक एज जो है उसे माइक्रोलिथिक एज माना गया है। और इसका स्पष्टीकरण हम क्या देंगे कि इस काल के दौरान नई प्रजाति और नई किस्मों के जीव जंतुओं का उदय हुआ जिनका आकार अपेक्षाकृत छोटा था। इन्हें मारने के लिए छोटे उपकरण बनाए गए जिनकी मारक क्षमता अधिक होती थी और ये फेंक के मारने में काम में आते थे। इनकी लंबाई मात्र 1 से 8 सेंटीमीटर होती थी, इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा गया है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन से औजार बन रहे हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसा होता था, तो आप सभी लोग त्रिभुज को तो जानते ही होंगे। तो ये इस तरीके का हथियार या औजार इन्होंने बनाया था और इसके ये किनारे जो होते हैं कैसे होते थे? काफ़ी तेज होते थे। इसे ऐसे इस तरीके से पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। अब जब फेंकेंगे तो इसका चाहे ये किनारा लग जाए, चाहे ये किनारा लग जाए, चाहे ये किनारा लग जाए, तो कोई भी किनारा जो होगा वो जानवर के ऊपर हिट करेगा और कहीं ना कहीं जानवर का शिकार करने में इनको क्या होगी? आसानी होगी। दूसरा देख लेते हैं, नवचंद्राकार। तो नवचंद्राकार जो होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, अर्धचंद्राकार के समान होता था। और इसको अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होता था, ये ठीक है। अब यहाँ पर इसे इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से पकड़ के ऐसे घुमा के फेंक दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है वो किस में टकराएगा? जानवर में टकराएगा और जानवर का शिकार कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा समलंब। तो समलंब जो होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, ये समलंबाकार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोना या ये कोना, ये कोना, ये कोना अगर जाके किस में टकराएगा? जानवर में टकराएगा, तो जानवर का शिकार करने में क्या होगी? आसानी होगी। वो घायल हो जाएगा, फिर 3-4 लोग यहाँ पर जाएंगे और आसानी से शिकार कर लेंगे। वहीं हमने उच्च पुरापाषाण काल में देखा था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिलकर शिकार करते हैं। भीम बेटी का जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं जो हैं, उन गुफाओं में बड़े बड़े चित्र बनाए गए, जहाँ पर जानवरों के बड़े बड़े चित्र बनाए गए, जिससे पता चलता है कि उस समय जो जानवर थे वो काफ़ी बड़े थे। लेकिन जैसे ही हम मध्य पाषाण काल में आते हैं, जानवरों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है और उन्हें मारने के लिए नए नए औजारों का उपयोग किया जाता है, त्रिभुज, समलंब और नवचंद्राकार। तो यहाँ पर हम देखें तो जो शिकार करने की तरीके हैं, तो शिकार करने के तरीके में परिवर्तन आता है और ये शिकार करने में परिवर्तन आता है। और ये जो फेंक कर मारने वाली तकनीक है, इसे नाम दिया गया है प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो इसे क्या नाम दिया गया? प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो आपसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक की शुरुआत किस काल के दौरान हुई? तो मध्य पाषाण काल के दौरान जो शिकार करने के तरीके थे वहाँ पर परिवर्तन आया, फेंक कर मारने की तकनीक आ गई। इसे क्या बोला गया? प्रक्षेपास्त्र तकनीक। और यहीं पर तीर कमान की भी शुरुआत होती है। तो ये किसका उपयोग करने लगते हैं? तीर कमान का। तो तीर कमान जो होते हैं वो भी दूर से मारने के काम में आते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक पूछ ले, तीर कमान की शुरुआत पूछ ले, तो कौन सा काल आ जाएगा आपका? मध्य पाषाण काल। अब यहाँ पर हमने बोला था कि जो जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं उनकी नई प्रजाति और नई किस्मों की शुरुआत होती है और शिकार करने के तरीके में परिवर्तन आता है। ये लोग पक्षियों और मछलियों का या मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं, या मछलियों को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। तो मछलियों को पकड़ने के लिए पहली बार कांटा बनाया गया।
तो आपने देखा होगा कि मछलियों को पकड़ने के लिए क्या होता है, कांटा होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि किस काल के दौरान मछली को पकड़ने के लिए कांटा बनाया गया, तो वो कौन सा था, मध्य पाषाण काल। तो हमने यहाँ पर अभी जो बात करी कि उच्च पुरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है तो कौन कौन से परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी तो ये स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इसके आगे हम डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी विशेषताएं हम बताने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता कौन है, सीएल कार्लाइल महोदय जी हैं। कौन कौन से उपकरण जो हैं वो मध्य पाषाण काल के दौरान उपयोग में लाए गए, त्रिभुज, समलम, नवचंद्राकार। प्रक्षेपास्त्र की तकनीक या तीर कमान की शुरुआत किस काल के दौरान हुई, तो मध्य पाषाण काल के दौरान हुई। फिर यहीं पर देखें मछली पकड़ने का कांटा किस काल के दौरान बनाया गया, तो मध्य पाषाण काल में। छोटे उपकरणों का इस्तेमाल या माइक्रोलिथिक एज किसे कहा गया है, तो मध्य पाषाण काल को कहा गया है। अब ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, तो विभिन्न स्थलों से जो उपकरण हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं और इन उपकरणों के आधार पर हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी मिली। तो चलिए देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के दौरान कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, साथ ही साथ मध्य पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं। अभी हमने बात करी मध्य पाषाण काल के कॉन्सेप्ट की कि मध्य पाषाण काल के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आए। अब मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं या जो उपकरण हैं वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए, चलिए देख लेते हैं। उसके पहले मध्य पाषाण काल की विशेषताओं को जान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या उच्च पुरा पाषाण काल के बाद जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर क्या परिवर्तन जो है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो पहला जो यहाँ पर परिवर्तन है वो है पशुपालन की शुरुआत। तो मध्य पाषाण काल के दौरान जो मानव था उसे कहीं ना कहीं पशुपालन पसंद था और वो पशुपालन की क्या करता है, शुरुआत करता है। और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। साथ ही साथ राजस्थान के बागौर में भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव कंकाल के साथ पशु कंकाल मिला है, कुत्ते का कंकाल मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कुत्ता जो था वो सबसे पहला पालतू पशु था। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पशुपालन की क्या होती है शुरुआत। अब जब हम नव पाषाण काल में जाएंगे तो यहाँ पर पशुपालन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किया जाएगा, जैसे दूध का उपयोग किया जाने लगेगा, उनकी खाल का उपयोग किया जाने लगेगा, भेड़ से ऊन बनाया जाने लगेगा। तो व्यापारिक स्तर पर इसका जो प्रयोग होगा वो कब होगा, नियोलिथिक एज में होगा, यानी नव पाषाण काल में होगा। लेकिन पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत किस युग के दौरान हुई, तो मध्य पाषाण काल के दौरान हुई। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आते आते मानव जो होता है वो आग का प्रयोग करने लगता है। तो आग के प्रयोग के जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के महदहा नामक स्थान पर जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य ने आग का प्रयोग शुरू कर दिया था और कच्चे मांस को पकाकर खाने की जो प्रक्रिया उसके द्वारा यहाँ पर अपनाई गई। तो अभी हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि महदहा से क्या क्या मिला है, बागौर आदमगढ़ से क्या मिला है, कौन कौन से साक्ष्य मैप के रूप में हम इसे देखेंगे मैप के द्वारा। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया के भी साक्ष्य मिले, यानी अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ जो है वो कौन से काल के दौरान हुआ है, मध्य पाषाण काल के दौरान हुआ है। तो बहुत सारे समाधियाँ मिली हैं या समाधान या कब्र मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इन लोगों ने अंत्येष्टि क्रिया क्या कर दी थी, प्रारंभ। तो मध्य पाषाण काल की 3 विशेषताएं आपको दिमाग में याद रखनी है। सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हो गई, आग का प्रयोग ये लोग करने लगे थे और अंत्येष्टि क्रिया का इन लोगों ने प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप बना रखा है, किन किन स्थलों से
मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं ये जान लेते हैं। तो ये बीच में एमपी है और एमपी में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आदमगढ़, नीचे बना देता हूँ। तो एमपी में क्या है? आदमगढ़। ठीक है, ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है और गुजरात में जो एरिया है उसका नाम स्थान है लंखनाज। तो गुजरात में लंखनाज, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यहाँ पर बना लेते हैं। दो स्थल हैं, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान में ये आ जाएगा आपका सांभर और दूसरा आ जाएगा बागौर। ठीक है, तो राजस्थान में सांभर और बागौर, गुजरात में लंखनाज, मध्य प्रदेश में आदमगढ़। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र है और यहाँ पर 3 एरिया जो हैं उनसे 3 क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ज़िले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में यहाँ पर 3 स्थानों से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले। पहला स्थान है लखैया, ठीक है, या लखैया भी बोलते हैं। तो लखैया नामक स्थान से क्या मिले? साक्ष्य मिले। दूसरा है मोरहाना पहाड़, मोरहाना पहाड़। और तीसरा आ जाता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीसरा है बगलीर खोर। तीसरा है बगलीर खोर। ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? लखैया। तो यूपी में यहाँ पर हमने देख लिया कि ये मिर्ज़ापुर के अंतर्गत 3 स्थान आते हैं, लखैया, मोरहाना पहाड़ और बगलीर खोर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंतर्गत भी 3 स्थान जो हैं, इन 3 स्थानों से मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। सबसे पहले सराय नहर, सराय नहर के बाद महदहा, और महदहा के बाद दमदमा। ठीक है, तो ये जो हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्नाटक, और कर्नाटक में जलाहली, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको खाली इसका स्थान का नाम याद रख लेना है। ठीक है, अब इनमें जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको एक एक करके हम उठाएंगे और उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो एक बार और जल्दी से हम मैप में इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? आदमगढ़। गुजरात में लंखनाज, राजस्थान में सांभर और बागौर, कर्नाटक में जलाहली, उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के पास मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में 3 क्षेत्र, लखैया, मोरहाना पहाड़ और बगलीर खोर, और प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत सराय नहर और महदहा और दमदमा। चलिए, इनमें अगर हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो प्रतापगढ़ का सराय नहर और महदहा। पूछ भी लिया जाता है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता भी है, यहाँ पर मैं नोट कर ही देता हूँ कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल तो कौन कौन से हैं? आपके सराय नहर और महदहा जो हैं ये मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल है। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया जा रहा है तो आपको टिक करना है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तब आपका आंसर होगा सराय नहर। तो सराय नहर जो है ये मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है। तो प्राचीनतम स्थल अगर 2 दे दे, 1 और 2 दोनों, तो सराय नहर और महदहा आपको याद रखने, ये जो है मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल है। तो ये हमने मैप के माध्यम से देखा कि मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य या प्रमाण है वो किन किन स्थानों से मिले हैं। अब इन स्थानों से क्या क्या जानकारी हमने जुटाई है, क्या क्या चीज़ें हमें पता चली हैं, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का सराय नहर। तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी सराय नहर।
ठीक है। तो सराय नहर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सराय नहर, या इसको इस तरीके से बना लेते हैं, यूपी में कौन सा था, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के अंतर्गत कितने स्थान हैं, 3 स्थान हैं। पहला कौन सा है, सराय नहर, दूसरा महदहा और तीसरा दमदमा। अब इन तीनों के बारे में हम जानकारियाँ देख लेते हैं कि किससे क्या मिला है। तो सबसे पहले अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, कौन से जिले में आते हैं, प्रतापगढ़। क्या क्या आता है, सराय नहर, महदहा और दमदमा। और यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम स्थल पूछ ले तो सराय नहर और महदहा जो हैं ये क्या है, प्राचीनतम स्थल है। चलिए यहाँ पर भी हम बना देते हैं इस तरीके से। अगर हम देखें तो पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम स्थल। इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल कौन कौन से हैं। तो सराय नहर और महदहा। अब सराय नहर की बात करें तो सराय नहर से 37 नरकंकाल मिले। कितने नरकंकाल मिले, 37 नरकंकाल जो हैं वो किसने मिले, सराय नहर से मिले हैं। और यहाँ पर जो नरकंकाल हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक कब्र में 4 नरकंकाल मिले। एक कब्र में कितने, 4। तो ये पूछा जाए कि किस स्थान से एक ही कब्र में 4 लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सराय नहर। कुल कितने मिले हैं, तो 37 नरकंकाल जो हैं वो यहाँ से हमें मिले हुए हैं। अब ये जो 37 नरकंकाल हमें मिले हैं, ये 37 नरकंकाल जो हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें छत विकृत अवस्था में मिले। और छत विकृत अवस्था में यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से या बेकार तरीके से हमें यहाँ पर मिले हैं। तो जिससे ये यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों की या तो सामूहिक हत्या की गई या कोई बाह्य आक्रमण जो था वो इस समय हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो सराय नहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, जहाँ पर 37 नरकंकाल मिले जो छत विकृत अवस्था में मिले, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि या तो इन लोगों की सामूहिक हत्या की गई या कोई बाह्य आक्रमण हुआ जिससे इन लोगों की मृत्यु हुई। अब इन 37 नरकंकाल के अंतर्गत एक जो कब्र मिली है उस कब्र में 4 नरकंकाल एक साथ दफनाए गए। तो 4 नरकंकाल एक ही कब्र में रखे गए हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि 4 नरकंकाल कहाँ से मिले, तो सराय नहर से मिले। अब ये जो कब्र बनाई गई ये इनके आवास के अंदर या इनके घरों के अंदर मिली है। तो जिससे ये इस बात की पुष्टि होती है कि इन लोगों ने जो कब्र बनाई है या जो अंत्येष्टि क्रिया की है वो कहाँ की है, घर के अंदर की है। साथ ही साथ इन कब्रों की जो गहराई है वो अपेक्षाकृत कैसी है, कम है। तो ये कब्र कैसी मिलती है, कम गहराई की मिलती है। फिर पूछ लिया जाता है इन कब्रों का आकार कैसा था, तो अंडाकार आकार की थी। तो ये यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो एक साथ 4 लोगों को दफनाने के साक्ष्य सराय नहर से। ये जो कब्र हैं आवास के अंदर या घरों के अंदर बनाई जाती थी, कम गहराई की होती थी और इनका आकार कैसा होता था, अंडाकार होता था। इसके साथ साथ यहाँ पर स्तंभ गर्त क्या मिले, स्तंभ गर्त मिले हैं और साथ ही साथ गर्त चूल्हे भी मिले। ठीक है, तो अब स्तंभ गर्त क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो स्तंभ गर्त की अगर हम बात करें तो घर का जो फर्श होता है, फर्श में इन लोगों ने गड्ढे किए और उन गड्ढों के सहारे इनने क्या लगाए, स्तंभ लगाए या पिलर्स लगाए। और उन पिलर्स के सहारे इनने किसका निर्माण किया, झोपड़ियों का। तो स्तंभ गर्त मिले और गर्त चूल्हे मिले, यानी जमीन में चूल्हे मिले हैं। और इन्हीं चूल्हों में किसकी हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। और जब जानवरों की हड्डियां मिली हैं तो जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने यहाँ पर आग का
प्रयोग जो था वो क्या कर दिया, आग का प्रयोग शुरू कर दिया था और मानव ने कच्चे मांस की या कच्चे मांस को पकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो ये सराय नहर हो गया। ये मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो ये प्रमाण हैं। यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ सराय नहर, यहाँ पर 37 नरकंकाल मिले हैं। अब ये जो नरकंकाल है छत विच्छेदित अवस्था में मिले हैं, यानी सामूहिक हत्या या बाह्य आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। एक कब्र में 4 नरकंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। ये जो कब्र हैं ये आवास के अंदर हैं, कम गहराई वाली हैं, अंडाकार है। स्तंभ गर्त मिले हैं और गर्त चूल्हे मिले हैं जहाँ पर जानवरों की हड्डियों को क्या किया गया है, जलाया गया है। ये अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम किसकी बात करते हैं, महदहा की बात करते हैं। तो महदहा भी कहाँ पर आएगा, प्रतापगढ़ में आएगा। यहाँ से हड्डियों के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए। तो यहाँ से हड्डियों के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए। साथ ही साथ यहाँ से मृग श्रृंग के छल्ले, किसके छल्ले, मृग श्रृंग के छल्ले, यानी कि हिरण के सींग के छल्ले जो है वो प्राप्त हुए। तो ये आपको याद रखना है कि हड्डियों के उपकरण या आभूषण, मृग श्रृंग के छल्ले, हिरण के सींग के छल्ले कहाँ से मिले हैं, तो महदहा से मिले हैं। अब महदहा से यहाँ पर अगर हम देखें तो स्तंभ गर्त भी मिले हैं और गर्त चूल्हे भी मिले हैं। तो स्तंभ गर्त भी मिले हैं, साथ ही साथ गर्त चूल्हे भी मिले हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो सब मिले हैं उनमें युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो स्त्री और पुरुष को कैसा दफनाया गया है, एक साथ दफनाया गया है, तो युगल समाधान कहलाएगा। तो स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। अब ये जो दफनाने की जो प्रोसेस है उसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कब्र है और इस कब्र में दफनाया गया है स्त्री और पुरुष को। तो यहाँ पर ये एक शव हो गया, दूसरा शव यहाँ बाजू में बना लेते हैं। ठीक है, तो युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ये इस तरफ क्या हो गया, इनका सिर, और इस तरफ इनके क्या है, पैर हैं। यानी पैर जो है वो पश्चिम की दिशा में है और इनका सिर जो है वो कौन सी दिशा में मिला है, उत्तर की दिशा, पूर्व की दिशा में मिला है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो महदहा हड्डियों के आभूषण मिले हैं, उपकरण मिले हैं। जो आभूषण हैं वो हिरण के सींग के छल्ले भी मिले, स्तंभ गर्त चूल्हे मिले, युगल समाधान के साक्ष्य मिले, यानी स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। जो कब्र है उसमें सिर जो होता है पूर्व की तरफ और पैर जो होते हैं वो पश्चिम की तरफ होते हैं। अब तीसरा जो है हमारा दमदमा। अब दमदमा की हम बात कर लेते हैं। तो दमदमा से 41 नरकंकाल मिले। तो कुल कितने नरकंकाल मिले, 41 नरकंकाल मिले हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो एक कब्र में या एक कंकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 नरकंकाल मिले। तो ये देखिए, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, पूछ ले कि 4 नरकंकाल जो हैं वो कहाँ से मिले, सराय नहर से। अगर पूछ ले 3 नरकंकाल कहाँ से मिले तो दमदमा से मिले। अब 5 कब्र में युगल समाधान के साक्ष्य मिले, यानी स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। और 35 कब्र में एकल समाधान के साक्ष्य मिले, यानी यहाँ पर एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया गया है। तो ये हमने किसकी बात कर ली, दमदमा की। अब यूपी के अंतर्गत यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं। तो यूपी में मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के अंतर्गत हमने देखा था लखैया। क्या देखा था, लखैया। लखैया से 17 नरकंकाल मिले। ये महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ से कितने नर कंकाल मिले, यहाँ से 17 नर कंकाल मिले। यूपी मिर्जापुर, मिर्जापुर में क्या है लखैया, यहाँ से 17 नर कंकाल मिले। अब मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आपको याद रखना है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कब्र में नर कंकाल के साथ पशु कंकाल मिले। क्या मिले, नर कंकाल के साथ पशु कंकाल मिले, यानी पशुओं को भी दफनाया जाता था। और वो पशु कंकाल किसके मिले, कुत्ते के, यानी जो कुत्ता है संभवतः मानव का पहला पालतू पशु था। तो मानव का पहला पालतू पशु अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा था, वो हमारा कुत्ता था। ठीक है, तो मानव का पहला पालतू पशु क्या हो गया, कुत्ता हो गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो सांभर, और सांभर कहाँ आता है, राजस्थान। और यहाँ पर वनस्पतियों के या वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो वृक्षारोपण के या वनस्पतियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, सांभर से। गुजरात में आ जाते हैं और गुजरात में लंखनाज, और लंखनाज से 8 नरकंकाल मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से स्तंभ गर्त भी मिले हैं और गर्त चूल्हे मिले हैं। तो ये हमने किसकी बात कर ली, मध्य पाषाण काल की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो 37 नरकंकाल सराय नहर से। महादहा से अगर पूछे तो युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से 41 नरकंकाल मिले हैं। 17 नरकंकाल की अगर हम बात करें तो लखैया से मिले हैं। 8 नरकंकाल लंखनाज से मिले हैं। मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा था, कुत्ता था। वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य सांभर से मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। ठीक है, तो ये हमने मध्य पाषाण काल की बात कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।